इंट्रोडक्शन पढ़े थे हम लोग पहला दिन। दूसरा दिन टाइप ऑफ कंपनी पढ़े थे। तीसरा दिन हम लोग कॉर्पोरेट विल पढ़े थे। पढ़े थे ना। आज पढ़ेंगे एमओए के बारे में। किस बारे में? एमओए। एमओए का टोटल कितना? 4 सेक्शन है। कितना है? 4। 4 सेक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज 56 में, सेक्शन 2 क्लॉज 56 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 4 में उसके बारे में बताया गया कि क्या क्या उसके अंदर होता है और उसमें से आप क्या क्या चीज बदल सकते हो और क्या क्या चीज नहीं बदल सकते हो। और लास्ट में अलग से नाम बदलने का तरीका बताया गया है सेक्शन नंबर 16 में। बात सुन रहे हो तो? बात सुनिए। सेक्शन 2 क्लॉज 56 पर पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर दो ठो स्टोरी आएगा। तो सेक्शन 4 पढ़ेंगे, आज सेक्शन 4 पढ़ेंगे, फिर उसके अलग से दो ठो स्टोरी आएगा। ठीक है। वो दो स्टोरी क्या क्या रहेगा? डॉक्ट्रिन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है। ये दो अलग से उसमें टॉपिक आएगा जिसमें दोनों के पास ही केस स्टडी है। क्या है? इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है। आज से दोनों को खाली हम डिफाइन कर देंगे, इसका केस स्टडी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर जो एमओ हम लोग पढ़े होंगे बिजनेस स्टडी में या बचपन में पढ़े होंगे, कितना छोटा सा पढ़े थे।
वो हकीकत जिंदगी में इतना बड़ा विकराल रूप लेता है। बस में तो इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन करते वक्त, ठीक है, तीन तरह का एमओए जरूरत पड़ता है। एक जो पहले से प्रिपेयर रहता है, ठीक है, लेकिन उसको हर वक्त यूज नहीं कर सकते। एक आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। और जो सेक्शन 8 कंपनी होता है, यानी कि जो चैरिटेबल कंपनी होता है, उन लोगों का एमओए थोड़ा सा अलग होता है। इतना कुछ है खाली एमओए में पढ़ने के लिए। और एमओए के बाद एओए है, फिर क्या है, एओए। वो छोटा, वो इतना बड़ा नहीं। अब फुल फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी के लिए इसके ऊपर क्या हुआ? जल्दी है कुछ हिंदी में तो बोल सकती है। हाँ, क्या कैसे कंपनी के लिए इससे ना कैसे हो इससे बीच में एक और सा है, ये हो रहा है। वाह, वही तो उसके चाहे देख रहे, गलती है तो बता। हम भी तो ठीक। अब है ना, वो मत अलग ही होता है, वो अलग होता है ना। वही तो इससे अलग हुआ ना, इस और एकदम बढ़िया। इससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो वही तो मजाक कर देता हूँ, लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी तो मुझको नहीं होता। एक कंपनी में इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग चार्टर्ड ऑफ कंपनी। क्या कहते हैं? चार्टर्ड ऑफ कंपनी, ठीक है। आईसीआई क्या कोर्स करवाता है, जिसको पूरा कंप्लीट पास करने का हम लोग क्या बनते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि अकाउंटेंट लोग के दुनिया में इनसे ऊपर भारत में तो कोई नहीं है। सबसे ऊपर अकाउंट के दुनिया में कौन है? चार्टर्ड। हाँ, है ना, बस ना तो। उसी तरह कंपनी लॉ में एमओए से ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बस में आपको एमओए इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एमओए क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कंपनी नेवर एक्ट और गो बियॉन्ड दिस डॉक्यूमेंट। कंपनी कभी भी इसके बाहर या फिर इससे हट करके काम नहीं कर सकते। जो एमओए बोलेगा आप वही काम कर सकते। बियॉन्ड वाला टॉपिक हम लोग लास्ट डे पढ़े थे, डॉक्ट्रिन ऑफ
अल्ट्रा वीरस के नाम से, याद है? जिसमें हम बताए थे कि अगर हम एक एजुकेशन कंपनी खोल रहे हैं और कल से आप जलेबी सिंगाड़ा अगर बेचने लगे, तो देखने में तो इलीगल काम नहीं है, बट इसके पर्सपेक्टिव से इलीगल काम है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो एमओए हो या फिर एओ ए हो, ठीक है, वो लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। किससे बड़ा नहीं हो सकता? लॉ से बड़ा नहीं होता। अब ऐसा क्यों बोला गया है, पहले इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा तुम लोग को। ये बात बोला गया है सेक्शन नंबर 6, ठीक है। एमओए जो होता है वो कंपनी के मेंबर बोलो या शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो मान लो वो लोग अपने मन से कोई पॉइंट ऐड करवाया था जब एमओए बन रहा था, प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन लॉ के पॉइंट से जिस पॉइंट को लोग ऐड करवाया था वो पॉइंट इनवैलिड था। तो फिर किसका बात माना जाएगा? एमओए का माना जाए कि एमओए का बात माना, एमओए का बात माना जाए कि लॉ का बात माना जाए? उस सिचुएशन में हम लोग लॉ को सुप्रीम ही रखेंगे। बात समझ आते? अब इसके एक छोटा सा एग्जांपल से देते हैं, एमओए से रिलेटेड एग्जांपल से नहीं देते हैं, एओ से एग्जांपल देते हैं। कंपनी लॉ बोलता है कि एक मीटिंग के लिए मिनिमम मिनिमम 3 आदमी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। ऐसा मान के चलो कंपनी लॉ में बात लिखा है कि एक मीटिंग के लिए कम से कम 3 आदमी होना चाहिए। अब हम लोग एओए बनाते वक्त यार मेंशन करवाएं कि हमारे यहाँ पे एक मीटिंग के लिए मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे लिखा है? एओए में। एओए ये बोल रहा है, और ये एओए किसका है? सिर्फ मेरा, यानी हमारे कंपनी का है। और ये कंपनी लॉ का बात हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। करेक्ट है बात? अच्छा, तो एओए जब बना, गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं पड़ा। किसका ध्यान नहीं पड़ा? गवर्नमेंट का ध्यान नहीं पड़ा। आज हम जहां जहां गवर्नमेंट अगर वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब रहेगा आरओसी। क्या रहेगा? आरओसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं पड़ा और ये बन गया। बाद में जब मीटिंग होने चला, ठीक, तब तो ये तो 2 आदमी बुला के मीटिंग कर रहा है, और एज पर कंपनी लॉ इसके कंपनी को कितना आदमी को बुला के मीटिंग करना चाहिए? 3। तो कौन सा बात फॉलो किया जाए? पता नहीं। तो आपका एमओए और एओए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो आपके कंपनी के लिए, पसंद है तो सबके लिए, ठीक है ना? तो सेक्शन 256 अब क्या बोलता है देखो। एमओए एज अ डॉक्यूमेंट
ओरिजिनली framed or as altered under the act or any previous law। अब इस बात को समझना, अगर कानूनन तौर पे देखा जाए तो एमओए का डेफिनेशन बस इतना ही है। ठीक है, और इसमें छुपा हुआ दो चार तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या कर रहा है, एमओए एज ए डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पहले दो बार पढ़ चुके हैं कि एमओए क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बस ना, तो चार्टर्ड ऑफ कंपनी में। दूसरा यहाँ पे लिख रहा है ओरिजिनली फ्रेम्ड, फ्रेम्ड का मतलब क्या होता है, ये आप ही के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है बस ना, तो और अल्टर्ड, और इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अंडर द एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, या फिर अगर पुराना कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था तो उस वक्त भी इसको चेंज किया जा सकता था। जैसे कि अभी कंपनी एक्ट 2013 है, पहले कंपनी एक्ट 1956 था, और उसके पहले 1913 था। तो इन सब के वक्त भी चेंज किया जा सकता था। अब बात आता है इस डेफिनेशन से निकल के, जहां पे चेंज का बात किया है वहां पे प्रीवियस लॉ को भी क्यों इंपॉर्टेंस दिया है, उसका दो रीजन है। आपका कंपनी हो सकता है 1978 में खुला, ठीक है, और उस वक्त जो कंपनी लॉ चल रहा था वो 1956 वाला चल रहा था। तो आपका कंपनी का जो एमओए बना होगा वो इस लॉ के अकॉर्डिंग बना होगा। आज भी आपका कंपनी रन हो रहा है, तो अब कंपनी लॉ कौन सा चल रहा है, 2013 वाला। तो आपका एमओए अब कैसा होना चाहिए, तो एमओए चेंज नहीं होता है, क्या नहीं होता है कि पुराना वाला हटा के नया वाला अल्टर्ड, मतलब यहाँ पे तो मीनिंग समझ लो, कैसा नहीं है कि पुराना वाला हटा के फाड़ दिया फिर नया वाला, अब पूरा नया से, अगर पूरा नया से एमओए करना सब कुछ करना होगा कंपनी फिर से बनाना पड़ेगा। अल्टरेशन होता है, क्या होता है, अल्टरेशन। बात सुने तो आपको इस एमओए से इस एमओए पे शिफ्ट करने के लिए दोनों लॉ से तो परमिशन चाहिए। तो जब कंपनी लॉ 2013 आया तो इसके आने का मतलब ही क्या हो गया कि कंपनी एक्ट 1956 अब रिवोक हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, बात समझे आपको? या फिर ऐसा समझो कि जो 1956 का पावर था वो सारा पावर अब कंपनी लॉ 2013 के अंदर सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब उसमें मिल चुका। करेक्ट है बात? तो ये आपको पावर दे रहा है कि यू हैव टू चेंज योर एमओए एज पर प्रीवियस लॉ, चेंज करते हैं नया लॉ के अकॉर्डिंग कर लो, या फिर अभी भी चेंज करना है, मान लो 2015 में कंपनी खोले हो और अभी दोनों 2025 में चेंज करना है तो भी कर सकते हो। और चेंज करने के लिए यानी कि अल्टरेशन करने के लिए आपका सेक्शन क्या है, 13 और 16। बात समझ तो अभी तक हम लोग केवल सेक्शन 2 क्रॉस 56 ही पढ़ रहे हैं कितना देर। बात समझ, जबकि बात खाली इतना छोटा सा लिखा था, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली फ्रेम अल्टर अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस, इतना ही बात लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं जरा इसके ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन एमओए का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4।
इसको दो तरह से पढ़ते हैं। सेक्शन 4 में एमओए है, और पहला पॉइंट नेम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? नेम के बारे में। तो इसको हम लोग कहते हैं नेम को, या कहते हैं मेमोरेंडम का सेक्शन 4 क्लॉज 1, क्लॉज 1। बात समझा? तो मेमोरेंडम हम बोलेंगे कि एज पर कंपनी लॉ सेक्शन 4 क्लॉज 1, तो इसका मतलब हम एमओए का बात कर रहे हैं। 4 का मतलब क्या हो गया? एमओए। और क्लॉज 1 का मतलब उसमें से नाम वाले टॉपिक के ऊपर में बात कर रहे हैं। बस समझा? तो नाम का क्लॉज क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है कि अगर आप एक ओपीसी हैं, ठीक है, ओपीसी वो कंसेप्ट है जो 2013 में आया, यानी कि इसके पहले कंपनी लॉ में ये कंसेप्ट नहीं होता था ओपीसी। तो आपको अपने नाम के पीछे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। करेक्ट? नाम के पीछे। दूसरा, अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। बस मैं तो, अगर आप पब्लिक कंपनी है, क्या कंपनी है, तो आपको अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा, द टर्म लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट का मतलब तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो टर्म लिमिटेड है, ये लिमिटेड डिनोट्स कर रहा है द लाइबिलिटी, कि कंपनी का लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन 8, जिसको हम लोग चैरिटेबल कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कंपनी को अपने नाम के पीछे कुछ यूज नहीं करना है, ना एलटीडी, ना पीवीटी, एलटीडी, कुछ यूज, उसका बस नाम रहेगा, जैसे बीइंग ह्यूमन। बात समझा? ऊपर। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम लोग वर्ड लगाते हैं लिमिटेड, क्या लगाते हैं? लिमिटेड। तो वो लाइबिलिटी को दर्शाता है, और लाइबिलिटी उसके ऊपर अराइज होना चाहिए जो लालची है, या मतलब जो प्रॉफिट बनाना चाहता है, कि लाइबिलिटी का मतलब मुझसे करे। अब जो इंसान या जो कंपनी सोशल कॉज के लिए काम कर रहा है, बात समझे? तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? सोशल कॉज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके नाम के पीछे लाइबिलिटी लगवा करके, ठीक है, उसका हम लोग बेइज्जती नहीं कर सकते। पहला चीज। दूसरा, फॉर आइडेंटिफिकेशन, हम किसी के यहाँ पे गए, पीछे देख रहे हैं कि उसके ऑफिस में पीछे एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सर्टिफिकेट, जिसपे आरओसी का स्टैम्प, सिग्नेचर सब है। तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है? कंपनी है। करेक्ट? लेकिन अपने नाम के पीछे ना प्राइवेट लिमिटेड को लगानी है, तो हम इस पॉइंट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट मीन क्या है? सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल कंपनी है। बात हो जाए तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये जो बीच से लगा के रखे थे वो जो बताते कि हाँ, तुम कंट्रोल करवा देगा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा, जब आप अपने कंपनी का नाम रखोगे ना, नाम रखते हो, ध्यान रखना है, कंपनी का नाम रखते हो कि आपके कंपनी का नाम सबसे पहले सिमिलर नाम,
टू नियर रिजेंबल नाउ। इस पहले दो वर्ड का मतलब समझो। सिमिलर मतलब हो गया एग्जांपल के लिए कि हम टाटा नाम से तो कंपनी खोल ही नहीं सकते, भूल जाओ। बस है तो अब हम कंपनी एग्जाम बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? मंजीत टाटा। हमें मेरा भी टाइटल टाटा है, हम रखे देंगे तो कोई कुछ कर लेगा। तो ये जो टाटा है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, बस है तो मिलता जुलता है, या फिर हम ऐसा काम कर रहे हैं। टाटा, ये भी तो इंडिकेट कर रहा है, लोगों को ही लगेगा। बस है तो कोई दिक्कत, ऐसा नाम नहीं रख सकते। अच्छा, चलो मार्केट में जैसे बहुत सारे ब्रांड है, जैसा जो इंटर लोकल ब्रांड है उनका जैसे एडिडास का बेचता है एयर क्लास बना है, उस पे केस हो सकता है। हाँ लेकिन नहीं क्यों तो अभी बता दो। अच्छा मान लो हम कंपनी खोल रहे हैं। M12 धोनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और जब हमसे पूछा जाएगा क्या, बोलो। जब हमसे पूछा जाएगा कि ये कंपनी का नाम ऐसा क्यों है, कंपनी हम का अपने नाम पे कंपनी रखते हैं कि भाई तुम धोनी के खानदान का कब से हो गए। हम लोग भी बहुत लंबे सब नाम के पीछे धोनी लगाते हैं, हम लोग धोबी थे, हम लोग धोनी लगाते कर्नाटक में। तो अच्छा ठीक है, M12 ये तो मेरा नाम है, मंजीत मोहन श्रीवास्तव। तो वो जब श्रीवास्तव तुम्हारा टाइटल तो तुम धोबी कैसे थे? हमें थे, हम लोग ऊंच नीच कुछ नहीं, हम लोग थे बस। तो ऐसा क्या लगता है कंपनी का नाम रख दिया जाएगा? तो इसको कहते हैं सिमिलर या टू नियर रिजेंबल। बस समझा तो। अब आप अपने नाम में किंग, क्वीन, एटीसी ऐसा कोई भी वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे सामने वाले कंपनी को या सामने वाले लोग को कॉम्प्लेक्शन हो और आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। क्या मिले? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बात समझ तो। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक बाइक का कंपनी खोले, ठीक है, और उस कंपनी का नाम रखते हैं, बात ध्यान सुनो, उस कंपनी का नाम रखते हैं रॉयल्स बाइक मोटर, ठीक है। और नीचे टैगलाइन चलाते हैं फ्रॉम मुगल टिल नाउ, मतलब मुगल लोग के जमाने से अभी तक है। तो ये जो हम नाम रख रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है ना कि हम मार्केट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। और मेरे टैग लाइन में ही झूठ है कि हम मुगल के टाइम से यहाँ तक। अब तो आएगा पूछेगा तुम थे मुगल के टाइम में 600 साल पहले, 400 साल पहले? अब देखिए हम तो नहीं थे। उस टाइम में जो घोड़ा गाड़ी उड़ी चलता था ना, उन लोग का पैर में वो कुछ हो जाता था, या फिर उन लोग को फिट करवाना, उन लोग को खाना खिलाना, घोड़ा लोग का जाना था, ये सारा काम हमारे ना बाबा पर बाबा लोग करते थे। अरे उन लोग को घोड़ा लोग को पैर में नाल पहनाया जाता ना, तो नाल पहनाने का काम करते थे, ये सब बात नहीं तो बस। तो उस टाइम से हम लोग इस अरे वाह बेटा, उस टाइम से इस टाइम फिर टांगा हम लोग डिजाइन करते थे, बैलगाड़ी हम लोग डिजाइन करते थे। अच्छा हम ऐसे बोलो, तुमको क्या लग रहा है इससे लोग मेरी तरफ इम्प्रेस होके आएगा नहीं?
हमको मार्केट का कंपटीशन मिले, मार्केट में हमको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? बस गवर्नमेंट हमको ऐसा नाम रखने ही नहीं देगा कंपनी का। हम क्या रखना चाहते हैं? रॉयल मोटर, ठीक है। लेकिन अब दिमाग में तुरंत क्लिक करता है, तो रॉयल इनफील्ड क्या है? रॉयल इनफील्ड ब्रांड है, क्या है? ब्रांड है। बात समझ आए? ठीक उसी तरह जैसे मैगी एक ब्रांड है, मैगी एक प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम क्या है? नेस्ले। बात समझ आए? तो कोई दिक्कत? कई बार क्या होता है, कंपनी का प्रोडक्ट का अपना एक पहचान बन जाता है। बात समझ आए? तो कई बार क्या होता है कि कंपनी का जो खुद का नाम होता है उसका पहचान बन जाता है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल से जो बता रहे हैं, मैगी कौन बनाता है? मैगी का भी अपना एक इमेज है अच्छा से, नेस्ले का भी, नेस्ले का भी अपना एक अलग सी इमेज है। हाँ या ना? किटकैट कौन बनाता है? तो कितना पटपट नाम याद आ रहा है। किटकैट कौन बनाता है? नेस्ले। कहाँ से? ई है। ई नहीं होता है। ठीक, किट और कैट, किटकैट जैसे किटकैट में कौन बनाता है? अब ये सब तो पता नहीं, मतलब फेविकॉल कौन बनाता है? सर्च करो, फोन नहीं करो, फेविकॉल। सबको फेविकॉल, फेविक्विक, फेविकॉल सब। फेविकॉल कौन बनाता है? देखो, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बनाता है। कौन बनाता है? अब जैसे ही बात हुआ फेविकॉल का, तो फेविकॉल बनाता है पीडीलाइट इंडस्ट्री, यानी कि इसका अपना पहचान है, इमेज है। बट देखो, इसका ऐसा नहीं कि इमेज नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं है उस चीजों, है ना? किसी का भी इमेज बन सकता है, कई बार ब्रांड का भी इमेज बन जाता है, कई बार ब्रांड का बनाने का प्रोडक्ट का भी बन जाता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि प्रोडक्ट में तो हम नहीं रोक टोक करेंगे, आप रख सकते हो। बात समझा? तो किंग्स मकैन ये सब रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हम नहीं रोकेंगे, लेकिन जो कंपनी का रजिस्टर्ड हो रहा है ना, उसमें हम बड़ा रोक टोक करेंगे, तो उसमें आपको नाम नहीं रख सकते। बात समझा? तो पहले बात तो कि सिमिलर और टू नियर रिजेंबल नहीं रख सकते हो, और दूसरा चीज किंग क्वीन ये सब नहीं रख। और तीसरा पॉइंट बस इतना याद रखना, ठीक है, कि किसी भी बड़ा, ठीक है, हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस का तो नाम नहीं रख सकते, आर्टिस्ट का। और स्पेशली आप हिंदुस्तान, भारत, ठीक है, या किसी स्टेट का नाम अपने कंपनी में यूज नहीं कर सकते हो जब तक आपको, ठीक है, परमिट नहीं मिलता। अब जैसे ही यह बात बोलेंगे, तो तुम लोग के दिमाग में हिंदुस्तान से याद आएगा HUL, और जैसे भारत का नाम लेंगे तो भारत पेट्रोलियम याद आएगा तुम लोग को, ठीक है। पहली बात तो दोनों का केस अलग है। भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट का ही कंपनी है, भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट कंपनी है, बस। और HUL जो है, हाँ वो है तो प्राइवेट कंपनी, क्या है? मतलब प्राइवेट में, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब बात ऐसा है कि वो जिस कंट्री में भी जाता है ना, अगर वो हिंदुस्तान में है तो HUL यूज कर रहा है, पाकिस्तान में जाएगा तो बस है, तो है वो एक फॉरेन कंपनी, क्या है?
वो बहुत पहले से पूरा मार्केट में घुसा हुआ, तो सबसे परमिशन ले लेके, और वो एक टाइम में अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट को दिया ये नाम यूज करने के लिए। बस सुना तो। अब ऐसा नाम वो क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग जो आम आदमी हिंदुस्तान पढ़ने का तो उसको इंडियन कंपनी समझेंगे और अपने कंट्री के ब्रांड पे ट्रस्ट ज्यादा करेंगे। बस सुना तो। और ये हम लोग किसके में पढ़े थे? नीम को। बस सुना। इसके आगे कौन तो चाय चाय। दूसरा, सेक्शन 4 क्लॉज 2, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में क्या क्या बात है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला बात यह है, अगर आपका ऑफिस रिश्ड़ा में रजिस्टर्ड है और आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो कहां से? कोलकाता से। सही है कि गलत है? गलत है। गलत। आपको अपना ये भी एडिशनल एड्रेस भी क्या करवाना पड़ेगा? इंक्लूड। बस ना तो। पहले से। दूसरा, एड्रेस को आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हो। उसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन का ही समझो। हम एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हो। हम एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं और कंपनी का ऑफिस सेटअप का खर्चा मेरा 2 करोड़ रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 2 करोड़। बड़ा आलीशान सा ऑफिस बनाना चाह रहे, पैसा भी है मेरे पास, फंड मिल चुका है। तो हम एक काम करते हैं, कोलकाता में जाते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा जगह देख के कहीं पे हम अपना ऑफिस क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। कोई दिक्कत? ऑफिस खुल गया। अब हम इसका रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। और आज हम बोले थे जहां जहां गवर्नमेंट बनेगा वहां क्या करना है? ठीक है, उसके पास जाते हैं, वो मेरा डॉक्यूमेंट सब देखता है और डॉक्यूमेंट देखने के बाद रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? कि नहीं नहीं, आपको इस एड्रेस पे तो हम ऑफिस खोलने नहीं देंगे, या फिर इस कारण से आपको तो ऑफिस खोलने, या फिर हम इस कारण से आपको कंपनी बनाने नहीं देंगे। अब बताओ मेरा 2 करोड़ रुपया क्या हो जाएगा? डूब जाएगा ना। तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस पे, या फिर आपका जो पुराना ऑफिस है, ठीक है, या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग जहां पे सब कुछ पहले से है, उस प्लेस पे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के 21 दिन बाद, कितना दिन बाद, जब रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी कंपनी खुल गया, परमिशन मिल गया, आप INC 22 एक फॉर्म है, क्या INC 22 एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर करके अपना एड्रेस क्या करवा दो, शिफ्ट। कोई दिक्कत? अगर नहीं भी परमिशन मिलेगा तो मेरा पैसा डूबेगा तुम्हें, बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बात MOA के बारे में था। अभी और भी बचा हुआ है, प्लस सेक्शन 13 और 16 तो ऐसे ही बचा हुआ है अल्टरेशन के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है।